नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम आर्टिकल 15 को डिस्कस करेंगे आपके समक्ष। इसके पहले हमने आर्टिकल 14 को देखा था और उसमें हमने ये देखा था कि अनुच्छेद 14 किस प्रकार विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण की बात करता है। उसमें दो क्लॉज थे। पहला जो कहता था कि विधि के समक्ष सभी समान होंगे और जो दूसरा था वो ये कहता था कि विधि का समान संरक्षण होगा, अर्थात जो कमज़ोर वर्ग है समाज का, राज्य के द्वारा उसका संरक्षण किया जाएगा। इस बात को हमने समझा था। ठीक है, आज हम अनुच्छेद 15 को समझेंगे और इसमें थोड़ी, क्योंकि ये थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, इसमें थोड़ी केसेस आएंगे, कॉम्प्लेक्सिटी आपको दिखेगी, लेकिन आप ध्यान से धैर्यपूर्वक अच्छे से देखेंगे तो चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब देखिए, जो ये अनुच्छेद 14 है, इसी को हम अब 15-16 में अप्लाई करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे हम अभी देखते हैं। तो आर्टिकल 15 कहता है कि हम राज्य के द्वारा जो होगा वो सामाजिक समानता बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा, अर्थात राज्य समाज में सामाजिक समानता बनाएगा। किसी भी प्रकार के असमानता का व्यवहार राज्य के द्वारा नहीं किया जाएगा, ऐसी बात करता है। तो क्योंकि अनुच्छेद 15 एक पंथ निरपेक्ष अनुच्छेद भी है, सेकुलर अनुच्छेद भी है, क्योंकि ये किसी भी धर्म, मूल वंश या जो प्रजाति होती है, जाति, लिंग या जन्म स्थान के नाम पर जो भेदभाव है उसका प्रतिषेध करता है, उसको वो नकारता है कि नहीं, भेदभाव नहीं होगा, ऐसी बात करता है। तो आर्टिकल 15 एक पंथ निरपेक्ष अनुच्छेद भी है, इसको आप समझे रहिए। इसमें कई सारे क्लॉजेस हैं, तो उसको हम एक एक करके समझते हैं। जो इसका क्लास 1 है वो ये कहता है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध, ध्यान से देखिए, नागरिक शब्द है तो राज्य यानी कि स्टेट, और स्टेट क्या होता है, आर्टिकल 12 में हमने समझा है कि सेंट्रल और यानी कि जो संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय लेवल के जो पंचायतें हैं, ये सारे मिलकर राज्य बनते हैं। तो राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा, अर्थात भेदभाव नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि राज्य केवल इन चीज़ों पर जो है भेदभाव नहीं करेगा, बाकी चीज़ों को लेकर हो सकती है। भाई, अगर शैक्षिक योग्यता है तो उस पर हो सकती है, शारीरिक मानदंड है तो उस पर हो सकती है, कंपटीशन पे हो सकती है, लेकिन हम यानी कि राज्य क्या करेगा, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ऐसा हमारा अनुच्छेद 15 का क्लास 1 जो है बोलता है। उसका क्लास 2 ये कहता है कि कौन कौन से स्थानों पर भेदभाव नहीं हो सकता। तो इसमें है दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश पर। यानी कि हम ये नहीं कहेंगे कि आप इस जाति के हैं, इस धर्म के हैं, इस जो है प्रजाति के हैं, यहाँ आपका जन्म हुआ इसलिए आप यह जो है इसमें नहीं प्रवेश करेंगे। बिल्कुल इसको मना किया गया है कि कोई भी यानी कि राज्य के अंतर्गत इन सब चीज़ों पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा, हर एक व्यक्ति आ सकता है, ऐसी बात इसमें कही गई है। दूसरा यह है कि पूर्णतः या अंशतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा। किसके नाम पे? जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, मूल वंश के नाम पे, लिंग के नाम पे भेदभाव नहीं होगा। हम ये नहीं कहेंगे कि आप इस लिंग के हैं इसलिए आप नहीं आएंगे मंदिर में। हम ये नहीं कहेंगे कि आप इस जाति के इसलिए आप जो है कुओं में, तालाबों में पानी नहीं भरेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक जगह जो है यानी कि जो सार्वजनिक समागम के स्थान है उस पर जो है हर एक व्यक्ति जा सकता है। जो इसका क्लास 3 है, अब देखिए इसका क्लास 1 और 2 ये विधि के समक्ष समानता की बात करता है, अर्थात सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान होंगे। लेकिन जो आर्टिकल
15 का क्लास 3 है वो समान संरक्षण की बात कर रहा है, यानी कि विधि के समान संरक्षण होगा। और किसका होगा? तो स्त्रियों एवं बच्चों के उत्थान के लिए राज्य के द्वारा विशेष उपाय किए जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई स्त्रियों के लिए विशेष सुविधा दे सकती है सरकार, बच्चों के लिए वो निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करा सकती है। इस तरह की व्यवस्था हमारा संविधान, हमारा आर्टिकल 15 करता है। अब जो आर्टिकल 15 का क्लास 4 है वो मूल संविधान में नहीं था, बल्कि ये चंपकम दोराई राजन का केस हुआ था 1951 में, उसके तहत वो जोड़ा गया है। तो अब हम थोड़ा केस को स्टडी करते हैं और समझते हैं कि क्या था मामला। तो देखिए, जो हमारा संविधान है उसमें भाग 3 जो है वो ये कहता है कि सभी नागरिकों को क्या है, मूल अधिकार प्राप्त है, फंडामेंटल राइट प्राप्त है। ठीक है। और जो भाग 4 है वो डीपीएसपी का प्रोविज़न करता है। और डीपीएसपी क्या है? ये राज्य यानी कि जो शासन के मूलभूत सिद्धांत हैं। इसका मतलब ये है कि राज्य इन नियमों के अकॉर्डिंग अपनी कार्यप्रणाली व्यवस्थित करेगा, वो इसी के अकॉर्डिंग कार्य करेगा, उसके ये कर्तव्य दिए गए हैं कि भाई राज्य ये करेगा। ये सारी बातें डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल हैं। अब जो ये भाग 3 है इसके उल्लंघन पर कोई भी नागरिक सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है कि हुजूर हमारे साथ हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है, इसलिए हमें न्याय चाहिए। ऐसे जाकर वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में गुहार लगा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो 32 अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, और हाई कोर्ट में जाएगा तो 226 के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो जाकर न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। ऐसा व्यवस्था करता है हमारा संविधान। लेकिन डीपीएसपी के लिए ऐसा नहीं है। डीपीएसपी के लिए कोई भी नागरिक जो है सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। वो ये नहीं कह सकता कि सरकार ये तो मतलब कि हुजूर अभी तो संविधान में ये लिखा गया है राज्य के नीति निर्देशक में, और सरकार ने ऐसा काम तो किया ही नहीं, संविधान में ऐसी बात लिखी गई है, ये तो गलत है, इस प्रकार होना चाहिए। तो इसको लेकर आप नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि जाएंगे तो जो केस होते हैं उसका बम्बार हो जाएगा, क्योंकि जो उसमें दिया गया है वो आदर्श है, और वो आदर्श एक दिन में तो पूरा नहीं हो सकता ना भाई। गरीबी एक दिन में ख़त्म नहीं हो सकती, उसके लिए थोड़ा प्रोसेस लगेगा। सामाजिक असमानता जो है उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। तो आप जो है राज्य के ऊपर प्रेशर न डाल सकें, यानी कि जो नागरिक हैं वो प्रेशर न डाल सके, इसलिए क्या किया गया है कि डीपीएसपी के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, ये दो बातें हम समझ लिए। अब देखिए इसको डीपीएसपी में क्या लिखा गया है। जो आर्टिकल 39B(c) है वो ये कहता है कि राज्य सार्वजनिक भलाई के लिए सार्वजनिक संपत्ति पर समुदाय के नियंत्रण की व्यवस्था करेगा, और वह अर्थव्यवस्था का संचालन इस प्रकार करेगा कि संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर संपत्ति का केंद्रीकरण होता है तो उसमें क्या होगा, धीरे धीरे कैपिटलिज्म बढ़ेगा, पूंजीवाद आएगा। लेकिन अगर सार्वजनिक संपत्ति जो है उस पर समुदाय का नियंत्रण होगा तो समाजवाद की ओर राज्य बढ़ेगा। यही तो मतलब है। हमने समाजवाद और जो कैपिटलिज्म उदारवाद में पढ़ा था, यही तो पढ़ा था कि भाई समाजवाद समुदाय के नियंत्रण की बात करता है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, सार्वजनिक संपत्ति है, उस पर समुदाय का नियंत्रण होगा। समाजवाद का ये मूल सिद्धांत है। जबकि पूंजीवाद का मूल सिद्धांत है कि जो संपत्ति उस पर किसी व्यक्ति विशेष या कुछ व्यक्तियों का जो है शासन होगा, वो संपत्ति का केंद्रीकरण कर लेंगे। ऐसी बात करता है। तो आर्टिकल 39B(c) में कहा गया है कि राज्य क्या करेगा, सार्वजनिक भलाई करेगा। कैसे करेगा? तो सार्वजनिक संपत्ति पर जो है समुदाय के नियंत्रण की बात करेगा, और इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ है उसको ऐसा चलाएगा कि संपत्ति का केंद्रीकरण ना हो। ऐसा ना हो कि कुछ लोग ही संपत्ति के मालिक बन जाएं और अधिकांश लोग जो है गरीबी में एक अव्यवस्थित जीवन जीने के लिए बाध्य हो जाएं। तो इसको जो है वो, क्योंकि हमें सामाजिक समानता स्थापित करनी है, एक समतामूलक समाज बनाना है, इसलिए ऐसी बात इसमें कही गई है। जो आर्टिकल
46 है वो ये कहता है कि SC ST यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा दिया जाएगा राज्य के द्वारा, ये बात कही गई है। अब देखिए, क्योंकि राज्य का ये कर्तव्य है, राज्य ये करेगा, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारा संविधान लागू हुआ, तो उस समय हमारे यहाँ भयंकर गरीबी थी, भुखमरी थी, उस भीषण जो है सामाजिक असमानता थी, उसको कैसे पाटा जाए, समझ रहे हैं। तो क्योंकि कुछ लोगों के पास बहुत ढेर सारी संपत्ति थी, वो ज़मींदार थे, और कुछ के पास एक भी नहीं थी, तो ये सामाजिक असमानता बहुत ज़बरदस्त थी। इसलिए राज्य ने क्या किया कि धीरे धीरे इसको जो है सामाजिक समानता लाने का प्रयास किया। तो राज्य क्या किया, एक ज़मींदारी प्रथा के उन्मूलन का प्रयास उसने किया, और उसके लिए क्या किया, भूमि सुधार कानून पारित कर दिया, भूमि सुधार करने को उत्सुक हुआ, आगे बढ़ा। और साथ ही जो ये कमज़ोर वर्ग थे, SC ST और कमज़ोर वर्ग यहाँ जो हम देख रहे हैं, इनको शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सुविधा भी देने की बात करने लगा राज्य, समझ रहे हैं। अब इसी के विरोध में चंपकम दोराय राजन का केस हुआ। क्यों हुआ और इनका तर्क क्या था, इसको हम समझते हैं। तो इनका ये कहना था कि भाई आपने DPSP में जो आर्टिकल 46 है और 39 BC है, उसका तो आपने मान रख लिया, समझ रहे हैं भाई। आर्टिकल 46 ये कहता है कि भाई जो SC ST हैं, कमज़ोर वर्ग हैं, उनको विशेष सुविधा राज्य देगा, राज्य के द्वारा मतलब विशेष उपाय किया जा सकता है। तो आपने जैसे ही उसको विशेष सुविधा दी, वैसे ही जो पहले से शिक्षित व्यक्ति थे उनके मूल अधिकार का जो 15(1) है वो उल्लंघित हो गया। क्यों उल्लंघित हुआ? क्योंकि आर्टिकल 15 का क्लास 1 कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति, किसी भी नागरिक, नागरिक लिखा है, तो किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि इस जाति को विशेष सुविधा देगा, इस जाति को नीचे करेगा, ऐसा नहीं करेगा राज्य। लेकिन यहाँ क्या किया गया, आपने जाति के नाम पर क्या कर दिया कि आपने आरक्षण दे दिया। अब जो SC ST को आपने आरक्षण दिया, तो जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं इनको तो आपने नहीं दिया, इनके साथ तो भेदभाव हो गया। जबकि हमारा आर्टिकल 51 कहता है कि भेदभाव नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि आपने हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन किया है। यही बात उसने इसमें भी कही, अनुच्छेद 14 में भी जो लिखा गया है कि भाई इसका क्लास 1 कहता है कि भाई सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान होंगे, तो आपने इनको विशेष सुविधा दी, क्यों दी? क्या ये आपको विशेष कुछ लगते हैं? आपने क्यों दिया, ऐसा क्यों किया? इस तरह का तर्क इन्होंने रखा। यही समस्या भूमि सुधार में भी आई, क्योंकि उस समय जो संपत्ति का अधिकार था वो हमारा मूल अधिकार था। अब जब मूल अधिकार हमारा संपत्ति का अधिकार है, अगर मेरे पास 1000 एकड़ जो है ज़मीन है, तो ये मेरा अधिकार है, और ये मेरा अधिकार कोई भी राज्य नहीं छीन सकता। कोई भी राज्य मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन, ये सब नहीं छीन सकते, समझ रहे हैं। ये मेरा अधिकार है, ये मूल अधिकार है। तो ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम तो फंडामेंटल राइट के संरक्षण के लिए बने हैं कि नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना होने पाए। इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो राज्य ने प्रयास किया था सामाजिक असमानता को मिटाने के लिए, कमज़ोर वर्गों को जो है विशेष सुविधा देने के लिए, वो खारिज कर दिया और कहा कि भाई हम फंडामेंटल राइट का समर्थन करेंगे। अब जब ये बात हो गई, तो अब समाज में समानता कैसे स्थापित हो? जो दलित हैं, जो महिलाएं हैं, जो कमज़ोर वर्ग हैं, जो मज़दूर हैं, जो गरीब हैं, उनका उद्धार कैसे हो? राज्य के समक्ष ये बहुत ही बड़ा प्रश्न आया, क्योंकि जब आज़ादी की बात कर रहे थे तो सबको ये दिलासा दी गई कि सबको एक समतामूलक समाज मिलेगा, सब बेहतर जीवन जी पाएंगे। लेकिन क्या हुआ? किसी को कुछ मिला ही नहीं। राज्य ने एक प्रयास किया, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि फंडामेंटल राइट का समर्थन कर दिया। इस डामाडोल से निपटने के लिए, क्योंकि उस समय हमारे प्रधानमंत्री नेहरू थे, और आप जानते हैं कि नेहरू क्या थे कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को मानते थे, कि उनका माइंडसेट समाजवादी टाइप का था।
अब जब समाजवाद को जो मानेगा वो तो चाहेगा ना कि समाज में समानता स्थापित हो, जो कमज़ोर हैं, जो भी गरीब लोग हैं उनका उद्धार हो। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि पहला संविधान संशोधन किया और उसके तहत उन्होंने 15 में खंड 4 जोड़ा और इस 15 के खंड 4 में ये कहा गया कि राज्य के द्वारा सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उत्थान के लिए विशेष उपाय किया जाएगा, यानी कि आरक्षण दिया जाएगा। ऐसी बात ये कह दिया। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि इनको भी विशेष सुविधा हम देंगे तो ये भी समाज में मुख्य धारा में जुड़ेंगे और फिर इनका भी जीवन बेहतर होगा, इसलिए इन्होंने ऐसा किया। लेकिन ध्यान रखने की बात है कि इसमें आर्थिक पिछड़ेपन की बात नहीं कही गई है। इसमें क्या कहा गया है? सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग और एससी और एसटी, ये दो की और बात कही गई है। आर्थिक पिछड़ेपन का मतलब होता है गरीबी, बेरोजगारी, और सामाजिक पिछड़ेपन का मतलब है कि जाति, लिंग, जन्मस्थान, इसके आधार पर। तो हमारा जो 15 का खंड 4 है वो ये कहता है कि भाई सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उत्थान के लिए विशेष सुविधा राज्य के द्वारा किया जाएगा। इसमें आर्थिक पिछड़ेपन की बात वो नहीं करता। अब देखिए एससी एसटी इनका तो आइडेंटिफाई हो चुके थे कि ये कौन है, क्योंकि जो हमारा भारत शासन अधिनियम आया था तो उसमें अनुसूचित जाति जनजाति का लिस्ट बन गया था। लेकिन पिछड़े वर्ग की बात नहीं हुई थी और इसमें कहा गया कि सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग। तो पिछड़ा वर्ग कौन है, ये सवाल आया। तो इसके पहचान के लिए अनुच्छेद 340 जो हमारे संविधान का है वो एक आयोग के गठन की बात करता है और जिसके अनुसार क्या होगा कि राष्ट्रपति पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए एक आयोग का गठन करेगा, यानी कि ये आयोग राष्ट्रपति के द्वारा गठित किया जाएगा और आयोग की अनुशंसा के आधार पर पिछड़े वर्गों के कल्याण के कार्य किए जाएंगे और राष्ट्रपति द्वारा आयोग के इस रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखवाया जाएगा। ऐसी बात ये अनुच्छेद करता है। तो देखिए इसमें जो पहला आयोग बना था वो काका कालेलकर आयोग 1953 में बना था। उसके बाद जो है लास्ट में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल जिसे कहते हैं, तो 1979 में बना, लेकिन 1990 में जो है उन्हें रिजर्वेशन मिला। अब इतना समय क्यों लगा, गैप क्यों हुआ, ये पॉलिटिक्स है थोड़ा सा। तो इसको जब हम समझेंगे मंडल आयोग को तो हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी हमारा फोकस है आर्टिकल 15, ठीक है, तो हम इसी पर रहते हैं। अब जो आर्टिकल 15 का क्लास 5 है ये 2005 में जो है इसका 93 संशोधन के अनुसार जोड़ा गया है, जिसके अनुसार केंद्रीय शैक्षिक संस्थाएं यानी कि जैसे आईआईटी है, आईआईएम है, डीयू है, जेएनयू, बीएचयू, एयू, ये सब क्या है? केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। और निजी शैक्षिक संस्थाओं का मतलब चाहे वो राज्य से अनुदान उन्हें उसे मिले या ना मिले, इनमें क्या होगा कि राज्य के द्वारा सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उत्थान के लिए विशेष उपाय किया जाएगा। तो केंद्र यानी कि शिक्षा में आरक्षण यहाँ दे दिया गया, ठीक है। इसके बाद हम आर्टिकल 16 पढ़ेंगे तो उसमें जो है नौकरियों में आरक्षण देने की बात कही गई है। तो 15 क्या है कि शिक्षा में आरक्षण और 16 क्या है? नौकरियों में आरक्षण की बात करता है। तो इसमें कहा गया कि जो ये वर्ग हैं इनको जो है उत्थान के लिए विशेष उपाय राज्य के द्वारा किया जाएगा। लेकिन इसमें अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण नहीं होगा, ये बात उल्लिखित है। ऐसी बात क्यों कही गई है? क्योंकि भाई जो अल्पसंख्यक है वो तो पहले ही अल्पसंख्यक है, अगर उनमें ये भी भर जाएंगे तो इनकी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि इनको आर्टिकल जब हम 25 पढ़ते हैं या फिर 29, 30, तो इनका एक मल्टी कल्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट दिखता है हमें उसमें। इनका एक आइडेंटिटी विशेष रूप से है, तो वो संरक्षण की बात उसमें कही गई है। तो जब हम उसको समझेंगे तो उसमें हम इसको समझेंगे, ठीक है। अभी नहीं, आप इतना समझिए कि इनकी एक विशेष आइडेंटिटी होती है और अपनी आइडेंटिटी के साथ गरिमापूर्ण जीवन के साथ इस देश में रहना, इस राज्य में रहना, हर एक व्यक्ति अच्छे से रहे, ये बात हमारा संविधान करता है। इसलिए इनके जो क्योंकि ये पहले से ही अल्पसंख्यक है तो इनकी आइडेंटिटी पर कोई खतरा ना हो, इसलिए ऐसी बात कही गई है।
अब 2008 में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्टिकल 15 का क्लास 5 है उस पर जो है वैधता का मुहर लगा दी, अर्थात अब धड़ाके के साथ जो है रिजर्वेशन मिलेगा। और क्रीमी लेयर के सिद्धांत की भी बात इसमें कही है। ये क्या होता है इसको हम आर्टिकल 16 के तहत समझेंगे, अभी नहीं। अब जो आर्टिकल 15 का क्लास 6 है वो 2019 में 103वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें जोड़ा गया, जिसके अनुसार खंड 4 और खंड 5 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न, यानी जो एससी हैं और जो एसटी हैं और जो ओबीसी हैं, इनसे भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों के उन्नति के लिए विशेष उपबंध करने का राज्य को अधिकार है। यानी कि एससी एसटी ओबीसी को छोड़ दिया जाए तो कौन बचेगा? जनरल। तो जो जनरल कैटेगरी में जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनको जो है विशेष रूप से राज्य क्या करेगा? उपबंध करेगा। और इसके अतिरिक्त राज्य के इन वर्गों के लिए शैक्षिक संस्थान में, निजी शैक्षिक संस्थाओं में अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर 10% सीटों का आरक्षण होगा। तो 10% इनको भी रिजर्वेशन दे दिया गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये मामला क्या है। ठीक है, तो एससी एसटी ओबीसी और जो इकोनॉमिक सेक्शन है, ईडब्ल्यूएस जो आप कहते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, तो इनको भी रिजर्वेशन 10% गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपके लिए अच्छी बात है। हालांकि इस पर डिबेट है, डिबेट की हम बात नहीं करेंगे कि आरक्षण का आधार क्या हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, वो अलग चलता रहता है, लेकिन सरकार के द्वारा, हमारे राज्य के द्वारा मतलब ये बात कही गई। अब हम इसके बाद आर्टिकल 16 समझेंगे, तो उसमें जो है सरकारी नौकरियों में किस प्रकार आरक्षण की बात कही गई है उसको हम समझेंगे। ठीक है, थैंक यू, जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में इसी तरह के वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे, इसलिए सब्सक्राइब करके रख लीजिए आप इसे। ठीक है, थैंक यू, चलते हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू।